हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कंसेप्ट्स को पढ़ रहे हैं और पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ पॉइंट्स को और देखेंगे जो पबेट से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे मेरे बारे में देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एक टॉपिक आता है गुड गवर्नेंस का। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि कभी कभी इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस होते हैं। तो गुड गवर्नेंस के बारे में जो पहली चीज़ हमें जाननी चाहिए वो ये कि 1992 में 1992 में एक वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था 1992 में, जिसका टाइटल क्या था? गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। और इसी रिपोर्ट में गुड गवर्नेंस के बारे में वर्ल्ड बैंक के द्वारा चर्चा किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, गुड गवर्नेंस से संबंधित ये फैक्ट। ठीक है, इसके अलावा 1997 में, ठीक है, 1997 में वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? गुड गवर्नेंस को एक तरीके से रीडिफाइन किया। ठीक है, रीडिफाइंड द डेफिनेशन ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक, और बताया कि इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस क्या है? नेसेसरी कंडीशन बताया, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये 1997 में रीडिफाइन किया गया। ठीक है, इसके डेफिनेशन को। तो ये 2 फैक्ट हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हमें बात पता होनी चाहिए वो ये कि वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस से संबंधित 4 डायमेंशंस दिए हैं। ठीक है, 4 डायमेंशंस। तो कौन कौन से डायमेंशंस हैं उनके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो पहला जो डायमेंशन उन्होंने दिया वो है पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट का, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट। ठीक, दूसरा जो उनके द्वारा डायमेंशन दिया गया वो है लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तीसरा जो बताया गया डायमेंशन वो है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होगा। और चौथा जो डायमेंशन जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया गया गुड गवर्नेंस से संबंधित वो है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी। तो ये 4 डायमेंशंस गुड गवर्नेंस से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा 1994 में, ठीक है, एक और रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी किया जो गुड गवर्नेंस से ही रिलेटेड था। तो उसका नाम याद रखिएगा, जिसका टाइटल था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, और इसके आगे था इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट। तो ये कुछ बातें जो हमें वर्ल्ड बैंक के जरिए से पता चला गुड गवर्नेंस के बारे में, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब आइए अगला हम लोग पढ़ते हैं हेनरी फेयोल से संबंधित। ठीक है, तो आप लोग हेनरी फेयोल के बारे में कुछ पॉइंट्स जानते होंगे ऑलरेडी, मैं बता देता हूँ। जैसे इनकी एक बहुत फेमस बुक है, वो हमें पता होना चाहिए, जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड एक बुक है, इसका नाम याद रखना है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये बुक का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा ये इन्होंने एक तरीके से डिस्टिंक्शन किया मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन्होंने डिस्टिंक्शन किया, एक तरीके से डिफरेंस किया किसके बीच में? डिस्टिंक्शन बिटवीन, इन्होंने किया मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक सेकेंड, यहाँ पे वाइट पेज ले लेता हूँ। इसके अलावा जो बात पता होनी चाहिए, उन्होंने बताया कि जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, उन्होंने 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया।
ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं। उन्होंने हेनरी फेयोल से संबंधित हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 6 ग्रुप्स में उन्होंने एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया, ठीक है, 6 ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। तो कौन कौन से 6 ग्रुप्स उन्होंने डिवाइड किए वो हम लोग लिखते हैं। पहला जो उनके द्वारा बताया गया वो है टेक्निकल एक्टिविटीज़, ठीक है, टेक्निकल एक्टिविटीज़। दूसरा जो उनके द्वारा बताया गया वो है कमर्शियल एक्टिविटीज़, कमर्शियल लिख देता हूँ, कमर्शियल एक्टिविटीज़, ठीक है। तीसरा उनके द्वारा बताया गया फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ठीक है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, ठीक। चौथा उनके द्वारा बताया गया सिक्योरिटी एक्टिविटीज़, ठीक है, सिक्योरिटी एक्टिविटीज़। पांचवा जो बताया गया उनके द्वारा वो है अकाउंटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, आप लोग लिखते चलिए अकाउंटिंग एक्टिविटीज़। और छठा उनके द्वारा बताया गया मैनेजेरियल एक्टिविटीज़, ठीक है, मैनेजेरियल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये 6 ग्रुप्स में उन्होंने किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया, ठीक है, हेनरी फेयोल के द्वारा। तो ये सारे ग्रुप्स हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ में फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो जैसे उन्होंने बताया कि प्लानिंग आएगा, ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बताया इसमें आएगा ऑर्गेनाइजेशन आएगा, ठीक है, इसके अलावा बताया कमांड आएगा, ठीक है, कमांड। इसके अलावा इनके द्वारा कहा गया कि कंट्रोल आएगा, ठीक है, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन आएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें हेनरी फेयोल ने मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड की। तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग कैसे, POCCC, ठीक है, या किसी भी तरीके से आप लोग बस याद रखिएगा, ठीक है, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आएंगी। और इस इन जनरल बात की जाए एक्टिविटीज़ की, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स की, तो हेनरी फेयोल ने 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया, इनको याद रखिएगा, ठीक है, आप लोग इसको याद रखिए। अगला चीज़ जो हमें पढ़ना चाहिए हेनरी फेयोल से संबंधित, उन्होंने जो बताया कि मैनेजर की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो क्वालिटीज़ ऑफ मैनेजर के बारे में उन्होंने बात की, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही जान लीजिए, ठीक है। जो मैनेजर होगा उसकी कुछ क्वालिटीज़ होंगी। अब कौन कौन सी क्वालिटीज़, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ। इसके अलावा जनरल एजुकेशन उन्होंने बताया, ठीक है, स्पेशल नॉलेज हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मोरल स्ट्रेंथ भी हो, ठीक है, और मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ। तो ये सारी चीज़ें जो मैनेजर की क्वालिटीज़ है हेनरी फेयोल ने बताया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल से संबंधित कुछ बातें कही। जनरली उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। तो याद रखिएगा कि 14 प्रिंसिपल्स एडमिनिस्ट्रेशन के किनके द्वारा बताया गया, तो वो है हेनरी फेयोल, ठीक है, हेनरी फेयोल, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। हेनरी फेयोल ने एडमिनिस्ट्रेशन के 14 प्रिंसिपल्स बताए, ठीक है। एक चीज़ होता है गैंग प्लैंक, एक वर्ड है, एक टर्म है, याद रखिए इसको, गैंग प्लैंक, ठीक है। ये क्या चीज़ को डिनोट करता है, तो किसी भी हायरार्की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अलग अलग हायरार्की होती है, ठीक है, इस तरीके से हायरार्की बनी होती है, ठीक है। तो गैंग प्लैंक का मतलब होता है लेवल को जंप करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्किकल सिस्टम में, ठीक है। सपोज जैसे यहाँ से फाइल यहाँ जाती है, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर इससे यहाँ तक जाएगी, लेकिन गैंग प्लैंक में क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट फाइल यहाँ तक जा सकती है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जा सकती है, ठीक है। तो जो लेवल जंपिंग की बात होती है, याद रखिएगा इस वर्ड टर्म को, लेवल जंपिंग इन हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, गैंग प्लैंक, ठीक है। इसका मतलब जब फाइल्स का ट्रांसफ़र होता है तो हर एक चैनल के थ्रू नहीं जाना पड़ता है, बल्कि डायरेक्ट मेन अथॉरिटी को दिया जाता है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक दिया जा सकता है फाइल्स, ठीक है। तो इसको गैंग प्लैंक कहा जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने हेनरी फेयोल से संबंधित कुछ बातों को जाना, ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें जो पढ़ना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है लूथर गुलिक, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं।
ठीक है, लूथर गुलिक एंड इसके साथ ही लिंडल उर्विक, ठीक है, उर्विक, गुलिक और उर्विक के रूप में हम लोग जनरली सुनते हैं या जानते हैं, ठीक। तो इनसे संबंधित कुछ बातें हमें पता होना चाहिए, तो हम लोग अब इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हेनरी फेयोल पढ़ लिया हमने और गुड गवर्नेंस पढ़ लिया, ठीक है। तो देखिए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी का कंसेप्ट दिया, ठीक है। उन्होंने एक तरीके से क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सिंथेसाइज्ड किया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इन दोनों के द्वारा इन्होंने क्या किया, सिंथेसाइज्ड किया क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सिंथेसाइज किया, ठीक है। और इसी को कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। तो यदि पूछा जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी किनके द्वारा दिया गया है, तो लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक, ठीक है। तो ये बातें हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बातों को देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड, यही उर्विक और गुलिक से संबंधित है, ठीक है। उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पर फोकस किया, ठीक है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है, ठीक, वो प्राप्त हो पाए, ठीक। तो याद रखिएगा उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर को ज़्यादा फोकस किया, ठीक है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज है वो मिल सके, ठीक। और उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रायोरिटी दी, उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाइंग द टास्क और उनके ग्रुपिंग्स को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टास्क, कोई भी काम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और उनके ग्रुपिंग्स को, ठीक है, एंड देयर ग्रुपिंग्स, इसको उन्होंने क्या किया, टॉप प्रायोरिटी रखा, ठीक है। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए, तो याद रखिएगा। इसके अलावा गुलिक ने एडमिनिस्ट्रेशन के 10 प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ गुलिक के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे 10 प्रिंसिपल्स बताए गए, 10 प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से वो 10 प्रिंसिपल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोग कुछ कुछ देखते हैं, एक सेकेंड। तो जैसे मैंने बताया हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे और गुलिक ने 10 प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है। तो जनरली जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट बस याद रखिएगा कि 10 प्रिंसिपल्स किसके द्वारा दिया गया, 14 प्रिंसिपल्स किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। और इसी प्रकार से जो एक बात पता होनी चाहिए वो ये कि उर्विक ने, ठीक है, उर्विक के द्वारा मैनेजमेंट के 29 प्रिंसिपल्स उन्होंने डिराइव किए, ठीक है। तो ही डिराइव्ड 29 प्रिंसिपल्स, ठीक है, ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। और बहुत सारे अलग अलग सब प्रिंसिपल्स दिए, लेकिन इन्होंने किसकी मदद ली, जैसे उन्होंने हेनरी फेयोल की 14 प्रिंसिपल्स की मदद ली, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक है मूने एंड रिले, यहाँ पे लिख देता हूँ, मूने एंड रिले, ठीक है। इसके जो एक प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट, इनके द्वारा दिया गया था, इसको याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट, एक सेकेंड, इफेक्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट जो है मूने एंड रिले दिया था, ठीक है, इनके द्वारा दिया गया था। इस प्रिंसिपल का भी यूज किया गया उर्विक के द्वारा। इसके अलावा टेलर का जो प्रिंसिपल था, टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, उससे भी इन्होंने डिराइव किया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अलावा इनके द्वारा एक है फॉलेट के नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो आइडियाज ऑफ फॉलेट, ठीक है, एंड एक है जिनका नाम है ग्रेग कुनास, ठीक है, ग्रेग कुनास, तो याद रखिएगा ग्रेग कुनास, ठीक है। तो उर्विक ने जो 29 प्रिंसिपल्स बताए मैनेजमेंट से संबंधित, वो कहाँ से उन्होंने इंटीग्रेट किए हैं, हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स से,
मूने एंड रेले के प्रिंसिपल से, टेलर के प्रिंसिपल से और फॉलेट और ग्रैकुनास के जो आइडियाज़ हैं उनसे मिला करके ही उन्होंने ये 29 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है। ठीक है, अगला चीज़, गुलिक के द्वारा एक बहुत फेमस टर्म कॉइन किया गया जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट कॉर्ब। ठीक है, ये चीज़ें पता होगी, पोस्ट कॉर्ब। ठीक है, तो ये गुलिक के द्वारा बताया गया, इसको याद रखना है। ठीक है, अब पोस्ट कॉर्ब में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक प्लानिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और फिर बजटिंग। तो ये पोस्ट कॉर्ब का डेफिनेशन एक तरीके से फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा, जो कि गुलिक के द्वारा दिया गया। ठीक है, एक बात, अब अगली बात जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन के बारे में कुछ बातें जाननी चाहिए, वो लिखता हूँ मैं यहाँ पे, थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, मेंटलाइजेशन, यहाँ पे क्या जानना चाहिए, देखिए डिपार्टमेंटलाइजेशन की जो थ्योरी दिया गया, इसमें क्या होता है, जो बेसिस का प्रॉब्लम होता है वो एड्रेस किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे वर्क को डिवाइड किया जाता है और एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है। जैसे कोई भी काम किया जाता है, ठीक है, तो उस काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग काम को सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो ये लूथर गुलिक के द्वारा उन्होंने बताया, लूथर गुलिक ने, इनके यहाँ पे लिख देता हूँ, लूथर गुलिक। ठीक है, इनके द्वारा 4 बेसिस इन्होंने बताए। ठीक है, तो जिसको 4 P's भी कहा जाता है, 4 P's ऑफ गुलिक्स या 4 बेस। ठीक है, कौन कौन है, तो एक है पर्पस। ठीक है, 4 P's जो बताए गए, पर्पस, प्रोसेस, ठीक है, इसके अलावा पर्सन्स, ठीक है, और इसके अलावा एक बताया गया प्लेस। तो ये 4 P's का कंसेप्ट गुलिक के द्वारा दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कौन कौन से, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। ठीक है, पर्पस में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, पर्पस में आ जाएगा आपका फंक्शन, यहाँ पे लिखिए फंक्शन। ठीक है, प्रोसेस में क्या आ जाएगा, स्किल्स। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। पर्सन में आ जाएगा आपका क्लाइंटले, क्लाइंटले, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्लेस का टेरिटरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो लूथर गुलिक के द्वारा बताया गया थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन से संबंधित। ठीक है, तो ये सब बातें जो गुलिक और उर्विक से संबंधित थी वो हमने पढ़ा। इसके अलावा जो अभी हमें पढ़ना है वो एक है किनके बारे में, मूने एंड रिले के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट इनके द्वारा जो दिया गया। ठीक है, तो मूने एंड रिले, इनसे भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अमेरिका में ये लोग थे जिन्होंने क्लासिकल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। ठीक है, तो दे वेर फर्स्ट इन USA जिन्होंने क्या किया, फॉर्मुलेट किया क्लासिकल थ्योरी को। ठीक है, ये बात फर्स्ट पॉइंट में हमें पता होना चाहिए। और एक बुक इनके द्वारा 1931 में लिखा गया, जो बहुत फेमस हुई बुक, उसका नाम था क्या, ऑनवर्ड इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑनवर्ड इंडस्ट्री। यह बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑनवर्ड इंडस्ट्री। ठीक है, यह बुक मूने एंड रेले के द्वारा पब्लिश किया गया 1931 में। ठीक है, और कुछ जो बुक्स हैं वो पब्लिश्ड हुए जिसका टाइटल क्या था, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यह बुक भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए मूने एंड रेले से संबंधित। इसके अलावा एक दो बात और देख लेते हैं हम लोग, जो कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, उन्होंने ये बुक्स के बारे में तो बता दिया, इसके अलावा उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए गए उनके द्वारा। ठीक है,
तो 4 प्रिंसिपल्स जो उन्होंने दिए वो कौन कौन से थे वो जानना चाहिए। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेशन, उन्होंने बताया कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसके अलावा स्केलर प्रोसेस। ठीक है, स्केलर प्रोसेस। तीसरा उनके द्वारा जो बताया गया वो है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये तीसरा प्रिंसिपल है। चौथा प्रिंसिपल उनके द्वारा क्या बताया गया, लाइन एंड स्टाफ। लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो लाइन एंड स्टाफ के बारे में उन्होंने बताया। तो ये 4 प्रिंसिपल्स बताए गए मूने एंड रेले के द्वारा। ठीक है, तो चारों के नाम आपको पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, स्केलर प्रोसेस, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इसके अलावा लाइन एंड स्टाफ। तो ये सब बातें मूने एंड रेले से संबंधित आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा क्या हमें पढ़ना है, इसके अलावा एक पॉइंट हम लोग देखते हैं, मैक्स वेबर से संबंधित कुछ बातों को जानना चाहिए। तो मैक्स वेबर, ठीक है, जो पबेड में जितने भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उन सब के बारे में थोड़ा ना थोड़ा हमें पता होना चाहिए। कंसेप्ट तो वहीं से पूछे जाते हैं, चाहे वो उनके बुक्स हों चाहे कंसेप्ट हों। ठीक है, तो मैक्स वेबर से संबंधित एक दो पॉइंट हम लोग पहले देखते हैं। उनके द्वारा कौन कौन से बुक्स लिखे गए वो पहले नोट डाउन कर लीजिए। पहला है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पहला पॉइंट। दूसरा जनरल इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, जनरल इकोनॉमिक्स थ्योरी। ठीक है, तीसरा कौन सा पॉइंट है, प्रोटेस्टेंट एथनिक, प्रोटेस्टेंट एथनिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, तो ये 3 बुक्स उनके बहुत फेमस है। इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स हैं बट इनको आपको याद रखना है। ओके, अब अगला चीज हम लोग देखते हैं मैक्स वेबर से संबंधित। ठीक है, उन्होंने किसको प्रीफर किया, वैसा नॉलेज जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ना कि जो लाइब्रेरी में जाके रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने वैसे नॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। ठीक है, जो किससे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से बेस्ड हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे उन्होंने जो नॉलेज गेन किया, या मतलब जो आम इंसान गेन करता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ना कि जो लाइब्रेरी रिसर्च में करके हम लोग नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, और उन्होंने अथॉरिटी से संबंधित कुछ बातें कही, तो याद रखिएगा अथॉरिटी। ठीक है, इसमें हम लोग क्या जानेंगे, देखिए अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, प्लस लेजिटिमेसी। इसका मतलब जैसे मान के चलिए सीएम हो गए, एक प्रकार की अथॉरिटी है, इसके पास बहुत सारे पावर हैं, और लेजिटिमेसी है क्योंकि लोगों ने उनको इलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये अथॉरिटी का एक सिंपल सा मतलब आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने 5 कंपोनेंट्स बताए अथॉरिटी के। ठीक, 5 कंपोनेंट्स, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात किया। ठीक है, ये बहुत फेमस है उनका कंसेप्ट। 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में मैक्स वेबर ने बात किया, जो कि कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला उन्होंने बताया कि एक होता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। दूसरा उनके द्वारा कहा गया कैरिस्मेटिक। ठीक है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, जैसे कहा जाता है ना कि जो एकदम दैवीय रूप में काम करते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी का जो करिश्मा है, ठीक है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत मतलब टॉप क्लास की है, तो उस तरीके से। और एक होती है लीगल अथॉरिटी। ठीक है, तो ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक और लीगल अथॉरिटी, ये 3 प्रकार के अथॉरिटी के बारे में मैक्स वेबर ने बताया। ठीक है, इसके अलावा मैक्स वेबर के द्वारा सिस्टमेटिक स्टडी किया गया ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी से संबंधित यदि कहीं बात आए तो उन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी किया। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी ब्यूरोक्रेसी का किया मैक्स वेबर के द्वारा।
ठीक है। और एक जो बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया गया ब्यूरोक्रेसी से संबंधित, वो आप लोग लिख लीजिए। उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल्स। मैं लिख देता हूँ, स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछा जाता है। इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, ठीक है। ये ब्यूरोक्रेसी से संबंधित उनका स्टेटमेंट था, याद रखिएगा, ठीक है। और उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने 3 प्रकार की अथॉरिटी के बारे में बताया, ठीक है, तो उनका जो कहना था कि लीगल और रैशनल अथॉरिटी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो उनका कहना था कि फोकस करो लीगल रैशनल अथॉरिटी पे, ठीक है। तो ये सारी बातें मैक्स वेबर से संबंधित आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग कुछ बातों को जानेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने बहुत सारी पॉइंट्स को, गुड गवर्नेंस, ठीक है, हेनरी फेयोल, मूने एंड रेले, गुलिक एंड उर्विक और मैक्स वेबर को पढ़ा। अगली क्लास में हम लोग और बाकी सारी चीज़ों को जानेंगे, जिसमें फॉलेट बच गए हैं, एल्टन मायो का ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। तो एग्जाम्स के लिए नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे कंसेप्ट्स। आई होप कि ये सारे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हों, ठीक है। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बताइए कि आपको किस प्रकार की कंटेंट चाहिए। विल ट्राई टू हेल्प।